बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। नोटबंदी भयानक गलती थी, यशवंत सिन्हा। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़े, जीएसटी पर भी तनकीद। कुर्दिस्तान रेफरेंडम से मिडिल ईस्ट में हलचल, तैयब एर्दोगान ने कहा कुर्द अवाम भूखे मरेंगे। कुर्दिस्तान की हुकूमत एयरपोर्ट्स का कंट्रोल बगदाद के हवाले कर दे, इराकी वजीर आजम का मुतालबा, हवाई पाबंदियां लगाने की धमकी। यमन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, आलमी तहकीकात की कोशिशों से सऊदी अरब नाराज, करारदाद की तायीद करने वाले मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। इंटरपोल ने भी फलस्तीन को रियासत का दर्जा दे दिया, फलस्तीनियों की अहम कामयाबी। जेम्स मार्टिस की मौजूदगी में काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेटों की बारिश, आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। दहशतगर्दों की तायीद के इल्जाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका पर भड़ास निकाली, कहा यही लोग आपके चहीते थे। थाईलैंड की साबिक वजीर आजम यिंगलुक शिनावात्रा करप्शन केस में मुजरिम करार, गैर मौजूदगी में 5 साल की सजा सुनाई गई। ड्राइविंग की इजाजत मिलने पर सऊदी औरतों का जश्न, उलेमा काउंसिल ने भी फैसले की तायीद की, ट्रंप और इवांका ने किया खुशी का इजहार। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। इराकी हुकूमत ने धमकी दी है कि अगर कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत एयरपोर्ट्स का कंट्रोल बगदाद के हवाले नहीं करेगी तो उस पर हवाई पाबंदियां लगाई जाएंगी। दूसरी तरफ कुर्दिस्तान के लीडर मसूद बरजानी ने कहा कि उनके लोगों ने आजादी के हक में फैसला दिया है। मसूद बरजानी ने पीर के रेफरेंडम के हवाले से कहा कि ज्यादातर वोटर्स ने आजादी के हक में वोट दिया। वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने कहा कि कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के पास एयरपोर्ट्स का कंट्रोल इराकी हुकूमत के हवाले करने के लिए जुमे को तीसरे पहर 3 बजे तक का वक्त है, वरना उसके खिलाफ आलमी हवाई पाबंदियां लगाई जाएंगी। इस तरह इराक की मरकजी हुकूमत और कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के दरमियान तनाव और बढ़ गया है। इराकी हुकूमत ने पिछले हफ्ते कई मुल्कों से कहा था कि वो कुर्दिस्तान के इलाके अरबिल और सुलेमानिया के एयरपोर्ट तक उड़ानें ना भरें। अब तक सिर्फ ईरान ने ऐसी हवाई पाबंदी लगाई है और इराकी कुर्दिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं। वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने कहा कि इस पाबंदी से इमरजेंसी फ्लाइट्स को छूट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें बगदाद से इजाजत हासिल करनी होगी। वजीर आजम ने कहा कि इराकी हुकूमत पड़ोसी मुल्कों से कहेगी कि अगर कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत सरहदी चौकियों का कंट्रोल मरकजी हुकूमत के हवाले नहीं करती है तो वो अपनी सरहदों को बंद कर दें। इसके जवाब में मसूद बरजानी ने दुनिया से कहा कि वो उन लाखों लोगों के फैसले की इज्जत करें जिन्होंने पीर के रेफरेंडम में वोट दिया। उन्होंने बगदाद से कहा कि वो कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के साथ संजीदा बातचीत करे। इराक, तुर्की और ईरान की मुखालफत के बावजूद इराकी कुर्दों ने पीर को इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया था और 72% लोगों ने आजादी के हक में वोट दिया था। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अंकारा में टेलीविजन पर पेश की गई तकरीर में धमकी दी है कि वो इराक के नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके के खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे और इसके नतीजे में कुर्द लोग भूखे मरेंगे। एर्दोगान ने कहा कि अगर मसूद बरजानी और कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत जल्द से जल्द अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे तो उन्हें तारीख में यह शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि उन्होंने एक नस्ली और मसलकी जंग शुरू की है। रशिया और फ्रांस ने भी वार्निंग दी है कि कुर्दिस्तान रेफरेंडम से मिडिल ईस्ट का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है, जो पहले ही कई जंगों से दो चार है। रशिया की वजारत खारजा ने बताया कि मॉस्को कुर्दों के इरादों का एहतराम करता है, लेकिन उसका मानना है कि इराकी कुर्दिस्तान के बारे में इख्तिलाफात को बगदाद की हुकूमत के साथ बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। फ्रांस ने रेफरेंडम के नतीजों के बारे में खबरदार करते हुए बगदाद से कहा कि वो कुर्दों को और ज्यादा खुद मुख्तारी दे। फ्रांस के वजीर खारजा ने एक बयान में कहा कि इससे मिडल ईस्ट में नए बहरान पैदा हो सकते हैं, वो भी एक ऐसे वक्त जबकि आईएसआईएस से लड़ाई अब भी जारी है।
ایران کے 2 सदस्य अरकान पार्लियामेंट ने कुर्दिस्तान के रेफरेंडम की मजम्मत की और बगदाद की हुकूमत से यकजहती का इजहार किया। इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में इराक अमरीका और सहीयूनी इसराइल की साजिशों का शिकार रहा है, लेकिन इराकी अरबों, कुर्दों, शियों और सुन्नियों ने मिलकर इनका मुकाबला किया और सरकश ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाया। इस दौरान अमेरिका के साबिक ओहदेदारों, पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने कहा कि कुर्दिस्तान के रेफरेंडम से इराक को मुत्तहिद रखने की कोशिशें मुतासिर होंगी। अब बात करते हैं सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने के मामले की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने के फैसले पर खुशी का इजहार किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के इस फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह सऊदी अरब में औरतों के हुकूक को बढ़ावा देने की तरफ एक अच्छा कदम है। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने इसे बहुत अच्छी अलामत बताया। उन्होंने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने भी सऊदी अरब की औरतों को मुबारकबाद दी। इवांका ने, जिनके ट्विटर पर 4,62,000 फॉलोअर्स हैं, कहा कि आज सऊदी अरब की औरतों के लिए एक तारीखी दिन है। इवांका ने ट्विटर पर अपने आप को औरतों और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें तालीम देने की हामी करार दिया है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट में कहा कि यह फैसला सही समत में किया गया एक कदम है। सऊदी अरब की उलेमा काउंसिल ने इस फैसले की तायद की है। काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स ने ट्विटर पर इस फैसले की तस्दीक की और कहा कि अल्लाह ताला खादिम हरमैन शरीफन शाह सलमान की हिफाजत करे, जो इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के मफादात की देखभाल इस्लामी शरीयत की रोशनी में करते हैं। शाह सलमान ने जून 2018 से औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने से मुतालिक एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें उलेमा काउंसिल की मंजूरी का भी हवाला दिया गया। सऊदी अरब में औरतें लंबे अरसे से ड्राइविंग का हक मांग रही थी और इस सिलसिले में कई तहरीकें चलाई गईं। ऐसे लोग खासतौर पर सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म थे। कई सऊदी औरतों ने जानबूझकर इस कानून को तोड़ा था और कई को गिरफ्तार भी किया गया था। अमेरिका में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने कहा कि औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देना मुल्क को आगे की तरफ ले जाने के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला सही वक्त पर किया गया है। सऊदी अरब में लड़कियों और औरतों ने ड्राइविंग की इजाजत देने पर खुशी का इजहार किया। कई औरतों ने सोशल मीडिया पर खुशियां और जश्न मनाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की। ट्विटर पर यह खबर ट्रेंड बन गई। इस दौरान सऊदी अरब की कार रेंटल एंड लीजिंग कंपनी यूनाइटेड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया। सऊदी अरब में औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक कारकुन ने इसे बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि अब हालात फिर वैसे नहीं होंगे। ड्राइविंग पर पाबंदी हटाने के लिए मुहिम चलाने वाली एक कारकुन सहर नसीन ने बताया कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा है, वो हंस रही हैं, झूम रही हैं, वो अपनी ड्रीम कार खरीदेंगी और ये कार काले और पीले रंग की होगी। रशिया ने कहा है कि उसने अल नुसरा फ्रंट के 5 अहम कमांडर्स को हलाक कर दिया है। रशिया की वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि इदलीब सूबे में इन मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। अल नुसरा कमांडर्स के अलावा इस हमले में जुमला 32 मिलिटेंट्स हलाक हुए। इसके अलावा अल नुसरा के हथियारों के एक डिपो को भी तबाह करने का दावा किया गया। ईरान के दारुल तेहरान में एक फौजी मोहसिन हुजाजी के जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। पिछले महीने आईएस ने सीरिया में उनका सर कलम कर दिया था। हुजाजी ईरानी फौज की एडवाइजरी टीम का हिस्सा थे, जो आईएस के खिलाफ लड़ाई में सीरियन फौज की मदद कर रहे थे। इंटरपोल ने फलस्तीन को रुकन रियासत की हैसियत से शामिल कर लिया है, जो फलस्तीनियों की एक अहम कामयाबी है। इंटरपोल ने फलस्तीन के साथ साथ सोलोमन जजीरों को भी अपना रुकन बनाया। इसका बाकायदा ऐलान इंटरपोल की वेबसाइट पर किया गया है। इससे पहले इंटरपोल की जनरल असेंबली ने बीजिंग में होने वाली अपनी मीटिंग में वोटिंग के जरिए यह फैसला किया। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के तहजीबी इदारे यूनेस्को ने फलस्तीन को रुकनियत दी थी, जिसके बाद अमरीका और इसराइल ने एहतजाज किया था और यूनेस्को की फंडिंग रोक दी थी। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि फलस्तीन को इंटरपोल का रुकन बनाने के बाद इसराइल और अमेरिका का जवाब क्या होगा। इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस के शहर लियोन में है। फलस्तीन के सीनियर ओहदेदार जिब्राइल रजब ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि हम तमाम आलमी इदारों में शामिल होना चाहते हैं और अपने आप को एक रियासत की हैसियत से मनवाना चाहते हैं। इसराइल की मुखालिफत के ताल्लुक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसराइल तो चाहता है कि हम एक फलस्तीनी रियासत ना बना सकें। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर इदारे को 2015 के समझौते के तहत जरूरी मुआयनों की इजाजत दे रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ योकियो अमानो ने यह बात बताई।
سعودی عرب نے یمن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں یونائیٹڈ نیشنز کی ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ملکوں کے خلاف معاشی قدم اٹھانے کی دھمکی دی ہے۔ نیوز ایجنسی AFP نے یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انسانی حقوق ادارے کے چیف زید راد حسین نے یمن میں زیادتیوں کے خلاف آزادانہ جانچ کرانے کے لیے انسانی حقوق کونسل میں کئی بار کوششیں کی ہیں، لیکن ہر بار سعودی عرب ایسی جانچ کو رکوانے میں کامیاب رہا۔ نیوز ایجنسی نے بتایا کہ سعودی عرب نے 2 خط مغربی ملکوں کو بھیجے ہیں جن میں معاشی محاذ پر کارروائیوں کی دھمکی دی گئی ہے۔ جنیوا میں سعودی عرب کے سفیر عبدالعزیز واصل نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سعودی عرب مارچ 2015 سے یمن میں بمباری کر رہا ہے۔ اس بمباری میں کئی سویلینز، بازار اور ہاسپٹلز بھی زد میں آئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انسانی حقوق کونسل کے ارکان نیدرلینڈز اور کینیڈا کے ایک ڈرافٹ پر ووٹ دینے والے ہیں جس میں ایک عالمی جانچ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے جو خط لکھے ہیں اس میں نیدرلینڈز اور کینیڈا کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس سے سیاسی اور معاشی رشتوں پر برے اثرات پڑیں گے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر جان فشر نے سعودی عرب کی ان دھمکیوں پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں سعودی اتحاد نے بازاروں، ہاسپٹلز اور گھروں پر بمباری کی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کچھ کارروائی کرے۔ یمن جنگ میں اب تک 8,500 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور دوسرے کئی ہزار لوگ زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ 2.25 کروڑ لوگوں کی غذا کی قلت کا سامنا ہے۔ یمن پہلے سے ہی عرب دنیا کا سب سے غریب ملک ہے۔ اسرائیل کے کنٹرول والے گولان علاقے میں فوج کی مشقوں کے دوران 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے اور 4 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ گولان میں مشقوں کے دوران ایک فوجی گاڑی کھائی میں گر پڑی جس کی وجہ سے 2 فوجی مارے گئے۔ دنیا بھر سے بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ ہندوستانی فوج نے میانمار سرحد پر ناگا ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کی اور مندروں میں لڑکیوں کے استحصال پر انسانی حقوق کمیشن نے کی سرزنش۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبر نامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ نوٹ بندی بھیانک غلطی تھی، یشونت سنہا۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر برس پڑے، GST پر بھی تنقید۔ کردستان ریفرینڈم سے مڈل ایسٹ میں ہلچل، طیب اردوان نے کہا کرد عوام بھوکے مریں گے۔ کردستان کی حکومت ایئرپورٹس کا کنٹرول بغداد کے حوالے کر دے، عراقی وزیر اعظم کا مطالبہ، ہوائی پابندیاں لگانے کی دھمکی۔ یمن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، عالمی تحقیقات کی کوششوں سے سعودی عرب ناراض، قرارداد کی تائید کرنے والے ملکوں کے خلاف کارروائی کی دھمکی۔ انٹرپول نے بھی فلسطین کو ریاست کا درجہ دے دیا، فلسطینیوں کی اہم کامیابی۔ جیمز مارٹس کی موجودگی میں کابل ایئرپورٹ پر راکٹوں کی بارش، IS نے ذمہ داری قبول کی۔ دہشت گردوں کی تائید کے الزام پر پاکستان نے امریکہ پر بھڑاس نکالی، کہا یہی لوگ آپ کے چہیتے تھے۔ تھائی لینڈ کی سابق وزیر اعظم ینگلک شناواترا کرپشن کیس میں مجرم قرار، غیر موجودگی میں 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ ڈرائیونگ کی اجازت ملنے پر سعودی عورتوں کا جشن، علماء کونسل نے بھی فیصلے کی تائید کی، ٹرمپ اور ایوانکا نے کیا خوشی کا اظہار۔
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एयरपोर्ट पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई। ये हमले के ऐसे वक्त किए गए जब अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस काबुल का दौरा कर रहे हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने ट्विटर पर बताया कि इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टोलो न्यूज ने बताया कि 20 से 30 रॉकेट्स हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिराए गए। ये हमले दिन के 11:15 बजे शुरू हुए। इन हमलों के बाद तमाम फ्लाइट्स को रोक दिया गया। जेम्स माटिस ने काबुल में नाटो चीफ जेम्स स्टोल्टनबर्ग के साथ अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए नाटो की तरफ से ट्रेनिंग और दूसरे मामलात पर बातचीत की। अफगानिस्तान में पिछले कुछ महीनों से तालिबान और दूसरे ग्रुप्स के हमलों में इजाफा हुआ है। इस दौरान ISIS ने काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। यूनाइटेड नेशंस ने म्यांमार में ज्यादतियों से बचकर भागने वाले 4,80,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज की मदद के लिए एक हंगामी मंसूबा तैयार किया। बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप्स में अब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान पनाह ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक ओहदेदार ने बताया कि वो सूरत हाल से निपटने की कोशिशें कर रहे हैं और इस सिलसिले में एक मंसूबा बनाया गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और वाशिंगटन ऐसे लोगों को कुछ साल पहले तक अपने चहीते समझता था। पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा आसिफ ने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी फोरम में दो टोक अंदाज में कहा कि ऐसा कहना बहुत आसान है कि इस्लामाबाद हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स बना रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हमें इन नुकसानदेह लोगों से छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसे नुकसानदेह लोगों से निपटने के लिए जरूरी असासे नहीं है। और उन्होंने अमेरिका से खिताब करते हुए कहा कि आप ही ने उन्हें मजबूत किया है। ख्वाजा आसिफ ने जो UN जनरल असेंबली के 72वें सेशन में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में है, कहा कि हक्कानी नेटवर्क्स और हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ये वो लोग हैं जो 20 से 30 साल पहले आपके चहीते थे। वो व्हाइट हाउस में खाते और पीते थे और आप अब पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर दरअंदाजी को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने तैयार है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जंग को तूल देना कोई हल नहीं है। अफगानिस्तान के मसाइल के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मसले को हल करने की बहुत कोशिशें की है और इस बात को यकीनी बना रहा है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भी कुछ हदें हैं। हम अफगानिस्तान में अमन और सलामती की जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकते। फ्रांस और चाइना ने अमेरिका से कहा कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ मसाइल फौजी कार्रवाई की धमकियों के बजाय बातचीत के जरिए हल करें। फ्रांस के वजीर खारजा ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जारहाना बयानबाजियों पर तनकीद की और कहा कि इससे वो नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव को और बढ़ा रहे हैं। फ्रांस के वजीर ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक खतरनाक दौर से गुजर रही है। फिलहाल जारहाना बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन अगर कोई भयानक वाकया पेश आया तो इसका खुमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। हमें ऐसे वाकया से बचना चाहिए। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा था कि वो जरूरत पड़ने पर नॉर्थ कोरिया को तबाह और ताराज कर देंगे। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिका और नॉर्थ कोरिया से कहा कि वो ऐसे अल्फाज और ऐसी कार्रवाइयों से बचें जिनसे मसला और बढ़ता हो और तनाव में और इजाफा होता। उन्होंने कहा कि हमारे ख्याल में फौजी तरीके न्यूक्लियर मसले को हल करने का रास्ता नहीं हो सकते, क्योंकि हथियार इख्तलाफात दूर नहीं कर सकते बल्कि वो सिर्फ बड़ी तबाही ला सकते हैं। थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम यिंगलुक शिनावात्रा को करप्शन के केस में मुजरिम करार दिया और उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने इत्तेफाक़ी राय से यह फैसला दिया। यिंगलुक शिनावात्रा ने अदालत की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया और वो पिछले 1 महीने से किसी बैरूनी मुल्क में रह रही हैं। थाईलैंड के वजीर आजम प्रायुत चान-ओ-चा ने इस फैसले से पहले मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि यिंगलुक कहाँ है, लेकिन उन्होंने ज्यादा तफसीलात नहीं बताई। यिंगलुक शिनावात्रा की हुकूमत के खिलाफ 2014 में बगावत हुई थी। उन पर चावल की सब्सिडी की स्कीम में धांधलियों का इल्जाम था। इस केस में उन्हें 10 साल की जेल भी हो सकती थी। सरकारी वकीलों का कहना है कि उन्होंने सरकारी स्कीम का पैसा अपने खानदान के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को $8 बिलियन का नुकसान हुआ। हिंदुस्तानी फौज ने कहा है कि इंडिया म्यांमार सरहद पर एक झड़प में 7 नागा मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इन मिलिटेंट्स का ताल्लुक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खपलांग ग्रुप से है। यह लड़ाई सुबह 4:45 पर शुरू हुई और फौज के बयान में कहा गया कि मिलिटेंट्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फौज ने यह बात साफ की कि यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, क्योंकि सिपाहियों ने सरहद पार नहीं की। फौज ने बताया कि हिंदुस्तानी सिपाहियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट के कई मिलिटेंट ग्रुप्स म्यांमार में पनाह लेते हैं, जिस पर हिंदुस्तान फिक्रमंद है। इससे पहले भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं। पिछले साल हिंदुस्तानी फौज ने सरहद पार करते हुए एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स को निशाना बनाया गया था।
जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एलओसी के करीब देहातियों और सिविलियंस पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए। हिंदुस्तानी फौज ने इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। फौज के तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग का तबादला बहुत देर तक जारी रहा। जख्मियों की शिनाख्त 55 साल शाम अख्तर और 28 साल रजा अहमद की हैसियत से की गई है। अब कौमी सतह की एक अहम खबर देखते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर फाइनेंस यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा है कि मईशत में मुसलसल गिरावट आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हुए यशवंत सिन्हा ने मौशी महाज पर हुकूमत के फैसलों पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मईशत को वजीर फाइनेंस के हाथों होने वाली तबाही के बारे में जबान नहीं खोलूंगा तो मैं मेरा कौमी फर्ज अदा करने में नाकाम रहूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर कई लोग इस सूरत हाल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन कुछ भी बोलने से डरते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी एक भयानक मुआशी सानेहा था। जीएसटी पर भी बहुत ही भोंडे ढंग से अमल किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने वजीर फाइनेंस अरुण जेटली पर खास तौर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली को हुकूमत में सबसे बेहतरीन समझा जाता है, लेकिन 2014 के इलेक्शन से पहले भी सबकी राय थी कि उन्हें नई हुकूमत में वजीर फाइनेंस होना चाहिए, लेकिन उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी रही। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी सदर अमित शाह पर भी तनकीद की। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई के दावों को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये दावे अवाम के जहनों में डर और खौफ पैदा करने के लिए एक खेल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपोजिशन में थे हमने रेड राज के खिलाफ एहतजाज किया था, लेकिन अब ऐसे दावे और रेड्स रोज का मामूल बन गए हैं। उन्होंने किसानों के कर्जों की बड़े पैमाने पर माफी का भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने यशवंत सिन्हा के ख्यालात की तायद की। राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर तंज करते हुए कहा कि हवाई जहाज के पर गिर गए हैं। कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने कहा कि जब हमने मईशत के बारे में कुछ कहना चाहा, हमसे खामोश रहने के लिए कहा गया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के तबाहकुन रास्ते के बारे में बोलती रहेगी। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस को खुशी है कि यशवंत सिन्हा ने सच बोला है और यही मईशत के बारे में हमारी पार्टी के ख्यालात हैं। हुकूमत ने यशवंत सिन्हा की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि दुनिया ये बात मान रही है कि हिंदुस्तान सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया ये बात मान रही है कि इंडिया सबसे तेजी से उभरने वाली मुआशी ताकत बन गया है और किसी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आलमी सतह पर हमारी इमेज बहुत मजबूत है। इंसानी हकूक कमीशन ने कहा कि साउथ इंडिया में खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मजहबी रस्म के तौर पर बाज देहातों में नौजवान लड़कियों को देवी बनाकर उनकी पूजा करना उनके साथ बदसलूकी है और यह गुलामी की तरह है। ऐसी मजहबी रसूमात में लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और फिर उनके कपड़े उतारे जाते हैं और वो अमलन नंगी हो जाती हैं। इंसानी हकूक कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही और कहा कि ये देवदासी निजाम की एक शक्ल है। देवदासी निजाम पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगाई गई है। खासतौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई देहातों में इस तरीके पर अमल हो रहा है। देवदासी निजाम के तहत लड़कियों को जिंदगी भर देवी बनाकर मंदिरों में रखा जाता है और उनके साथ जबरदस्ती भी की जाती है। 1988 में इस निजाम पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब भी कहीं कहीं इस पर अमल हो रहा है। इन लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती, उनके घर वालों के साथ भी नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें माता की तरह मंदिरों में रहने पर मजबूर किया जाता है और उनका जिनसी इस्तेसाल भी किया जाता है। कमीशन ने सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त जारी की जब तमिलनाडु के कई हिस्सों में माता का त्यौहार हो रहा है, जिसमें कई लड़कियों को माता और देवी बनाकर लाया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नोटबंदी भयानक गलती थी, यशवंत सिन्हा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़े, जीएसटी पर भी तनकीद। कुर्दिस्तान रेफरेंडम से मिडिल ईस्ट में हलचल, तैयब एर्दोगान ने कहा कुर्द आवाम भूखे मरेंगे। कुर्दिस्तान की हुकूमत एयरपोर्ट्स का कंट्रोल बगदाद के हवाले कर दे, इराकी वजीर आजम का मुतालबा, हवाई पाबंदियां लगाने की धमकी। यमन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, आलमी तहकीकात की कोशिशों से सऊदी अरब नाराज, करारदाद की तायीद करने वाले मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। इंटरपोल ने भी फलस्तीन को रियासत का दर्जा दे दिया, फलस्तीनियों की अहम कामयाबी। जेम्स मार्टिस की मौजूदगी में काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेटों की बारिश, आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की।
دہشت گردوں کی تائید کے الزام پر پاکستان نے امریکہ پر بھڑاس نکالی، کہا یہی لوگ آپ کے چہیتے تھے۔ تھائی لینڈ کی سابق وزیر اعظم ینگلک شناواترا کرپشن کیس میں مجرم قرار، غیر موجودگی میں 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ ڈرائیونگ کی اجازت ملنے پر سعودی عورتوں کا جشن، علماء کونسل نے بھی فیصلے کی تائید کی، ٹرمپ اور ایوانکا نے کیا خوشی کا اظہار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔